नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 8 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 17वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बचपन जो होता है वो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में होता है, जिसकी वजह से अगर कोई अमीर घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका जो बचपन बीतेगा उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, और कोई झुग्गी झोपड़ी में गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसका बचपन का एक्सपीरियंस अलग होगा। यानी कि इसकी जो संकल्पना है वो सार्वभौमिक नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि वातावरण जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से इसका एक तरीके से बच्चे का अनुभव होगा उसके बचपन को लेकर के, तो ये सार्वभौमिक नहीं हो सकता। इस वजह से ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, बच्चों व बचपन की समझ उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो समझ कहा जा रहा है यानी संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में उसकी कोई भी भूमिका नहीं है, तो ये निगेटिव है। क्योंकि बच्चे का जो परिवेश है वो उसका वातावरण हो गया, और बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो वातावरण के साथ साथ आनुवांशिकता के अंतःक्रिया पर पूरी तरीके से निर्भर करता है, और ये विकल्प कह रहा है कि पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता है, तो निगेटिव हो गया। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी ए सही है, आर गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, तो यह विकल्प गलत है। एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक उत्तम किस्म का बीज है जिसमें अच्छे आनुवंशिक गुण हैं, ठीक है, यानी आनुवंशिकता उसकी अच्छी है, लेकिन उस वर्ष बारिश नहीं हुआ। बारिश क्या है? पर्यावरण का भाग है, तो कितना भी अच्छा बीज आप क्यों ना बोले, बारिश की एब्सेंस में वो अच्छा फसल नहीं होगा। और मान लीजिए कि किसी एक बीज को आपने बोया जिसका आनुवंशिक गुण अच्छा नहीं था, यानी वो अच्छे पेड़ से वो बीज नहीं उपजा था, लेकिन बारिश बहुत अच्छा हुआ, यानी आनुवंशिक लक्षण अच्छे नहीं है, बावजूद इसके बारिश बहुत अच्छा हुआ, यानी पर्यावरण प्रेजेंट है, तो भी वो फसल अच्छा नहीं उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बीज अच्छा नहीं था। तो यानी कि बीज के साथ साथ बारिश दोनों अनिवार्य है, यानी आनुवंशिकता के साथ साथ जो पर्यावरण है वो दोनों अनिवार्य है। किसी के भी एक के एब्सेंस में जो विकास है वो पूरी तरीके से बाधित होता है। तो ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, तो यह भी गलत हो गया। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ही, सिर्फ, ये जितने वर्ड हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। चौथा देखिए, 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं, बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विकास दोनों, यानी आनुवंशिक और पर्यावरण के अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, फिर से एक स्टेटमेंट दिया गया और एक तर्क दिया गया, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि जीन पियाजे का सिद्धांत ले लीजिए कि पहला जो संवेदी गामक अवस्था है 0 से 2 साल, दूसरा है 2 से 7 साल, तीसरा है 7 से 11 साल और चौथा है 11+, तो उनके द्वारा जो विभिन्न प्रॉपर्टीज बताए गए हैं कि अलग अलग स्टेजेज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जनरेट होगी या फिर परिलक्षित होगी, तो वो एक औसत बताया गया। औसत कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे में उसी एज में वो जनरेट हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि सभी बच्चों का जो वो गुण लक्षण परिलक्षित होने का उम्र होगा उसका औसत बताया जाता है। वही बात इसमें कही गई है। देखिए, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। यहां पर केवल को आप निगेटिव मत मान लीजिएगा, यहां पर केवल इस सेंस में बताया गया है कि वो उसकी औसत को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर केवल निगेटिव सेंस में नहीं है, इस वजह से यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तर्क क्या दिया जा रहा है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे का जो
विकास है वो तो आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण पर भी निर्भर कर रहा है ना। तो मान लीजिए बच्चा किसी एक ऐसी पर्यावरण में है जो कि अभी पिछड़ा है और एक बच्चा बहुत विकासशील विकसित पर्यावरण में, तो निश्चित तौर पर उसका जो विकास होगा वो प्रभावित होगा। यानी कि पर्यावरण की वजह से बच्चे का विकास पूरी तरीके से प्रभावित होता है, इसलिए अलग अलग होता है। तो यानी ये भी सही हो गया, दोनों सही है। और कहीं ना कहीं जो आर है वो सही तरीके से व्याख्या करता है ए की। दिए गए विकल्प में देखिए, विकल्प नंबर एक में बात की गई है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। विकल्प नंबर एक यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। यहां पर देखिए मनुष्य को मछली बताया गया है, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बस इमेजिन करने की बात की जा रही है, यानी कि अमूर्त चिंतन की बात की जा रही है। क्योंकि बच्चे मनुष्य को मछली दिखाया नहीं जा सकता, यानी मूर्त अवस्था में यह दिखाया नहीं जा सकता, यह अमूर्त संकल्पना है। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि बच्चे किस चरण में इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि वो वाली अवस्था हमारे सही जवाब होगा जिसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। और जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में अमूर्त चिंतन आता है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसी को ध्यान रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया संवेदी पेशीय चरण, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा और तीसरा देखिए पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक दिया गया, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। देखिए जीन पियाजे और ले वाइगोस्की में थोड़ा सा यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन था। जहां ले वाइगोस्की ये मानते थे कि बच्चों में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार जन्म लेती है, वहीं जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार आता है, उसके बाद बच्चे का भाषा जन्म लेता है। तो इसी बात को लेकर के जीन पियाजे का यहां पर आलोचना किया जाता है। यानी कि जीन पियाजे का इस वजह से आलोचना किया जाता है कि जब तक बच्चे में विचार नहीं होगा तब तक बच्चा भाषा नहीं सीख सकता है, जबकि होता इसका उल्टा है। क्योंकि बच्चा जब अपने मन में विचार नहीं भी ला पाता है तो भी वो लोगों का अनुकरण करते करते कम से कम वर्ण, पापा मामा, छोटे छोटे वर्ण शब्दों को बोलना सीख जाता है। यानी कि उस समय उसके मन में विचार नहीं है, बावजूद इसके विचार ना होने के बावजूद भी वो भाषा सीख जाता है, भाषा बोलने लगता है। यानी कि भाषा के लिए विचार जरूरी नहीं है, और इसी बात के लिए इनकी आलोचना की जाती है। जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार आएगा ही आएगा तभी भाषा जनरेट होगी। जैसे कि उनके जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक तर्क के माध्यम से बताना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि पहले विचार आता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पर एक वाक्य लिख रहा हूं कि वह जानवर है, तो यहां पर देखिए जानवर को दो सेंस में हो सकता है, वाकई में, या हो सकता है कि कोई जानवर के लिए बोला गया है, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति के लिए बोला गया है जो कि बहुत निर्दयी है, और निर्दयी व्यक्ति के लिए भी कई बार हम लोग कहते हैं कि वह एकदम जानवर की तरह व्यवहार करता है। तो यानी कि अब यहां पर वह जानवर है, ये भाषा हो गया, ये भाषा हो गया। और इस भाषा को स्पष्ट तौर पर तभी समझा जाएगा जब बोलने वाला जो है वो किस विचार से बोला है, तभी ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। क्या उसका जानवर से सेंस वाकई में किसी जानवर से है या फिर किसी व्यक्ति विशेष से है। तो अगर हम लोग विचार नहीं जानेंगे तब तक उसकी भाषा क्लियर नहीं होगी कि वह जानवर है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वाकई में वो जानवर की बात कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। यानी कि यहां पर जो बच्चे का इंटेंशन था, जो उसका विचार था, उसको जानना जरूरी है भाषा को समझने के संदर्भ में, ये जीन पियाजे कहते हैं। जबकि यह माना जाता है कि बच्चे जब बहुत छोटी अवस्था में होते हैं तो उनके मन में विचार नहीं भी होता है तो भी वो वर्णों को दोहराते दोहराते भाषा बोलना सीख जाते हैं। यानी बच्चा भाषा तो बोल पा रहा है, भले उसके मन में विचार नहीं है। इसीलिए इनका आलोचना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं तो उसे हम लोग सहयोगात्मक शिक्षण कहते हैं, या फिर उसी को पारस्परिक शिक्षक कहते हैं, यानी एक दूसरे का परस्पर हेल्प करते हुए, मदद करते हुए। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ क्या होता है। इसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जो शुरुआती मदद बच्चे को दी जाती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे कि कोई बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे पीछे से पकड़ करके कोई सपोर्ट देता है ताकि वो गिर ना जाए, और जैसे जैसे वो साइकिल चलाना सीख जाता है वो सपोर्ट धीरे धीरे हटा लिया जाता है। यानी कि केवल वो वन टाइम सपोर्ट दिया गया था। यानी कि जो सपोर्ट दिया जा रहा है वह परिस्थिति के अनुसार होगा कि कितनी जरूरत है सपोर्ट की, और उसका गुणवत्ता क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से बदल सकता है। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो कि
नहीं सीख पा रहा है एक दो बार में, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होगी, और यानी उसको सहायता की जो मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए। और अगर उसका पैर नीचे ज़मीन में नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको और अच्छे तरीके से पीछे से सपोर्ट देना होगा। और एक ऐसा बालक जिसका पैर नीचे ज़मीन में पहुंच जा रहा है साइकिल चलाने के दौरान, यानी कि अगर उसे केवल थोड़ा सा भी सपोर्ट दे दिया जाए, यानी उसकी गुणवत्ता कम भी रखी जाए और उसको थोड़ा कम हेल्प भी दिया जाए, तो भी वो सीख जाएगा, क्योंकि गिरते समय वो अपने पैर का सपोर्ट लेकर के गिरने से बच सकता है। यानी कि जो पाड़ दिया जाता है, इसके फोल्डिंग दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर अलग अलग हो सकता है, उसमें बदलने की संभावना हो सकती है। इसी के संदर्भ में ये देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है कि पाड़ के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जिसको जैसी मदद की आवश्यकता होगी, जिस गुणवत्ता की मदद की आवश्यकता होगी, वो देना जरूरी है, ना कि सबको एक मानक के तौर पर हम लोग सबको एक बराबर सपोर्ट नहीं दे सकते। यही लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। यानी कि कहा जा रहा है कि अपने खुद के आधार पर वो निर्णय लेने के लिए तत्पर हो चुका है, यानी कि समाज के द्वारा जो कुछ भी नैतिकता तय की गई है उससे ऊपर उठ करके वो अपने आधार पर फैसला ले पा रहा है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। ध्यान से समझिएगा, जो हिंज की कहानी थी, आपने सुना होगा कि हिंज की पत्नी को कोई बीमारी था और उसके बगल में पड़ोस में कोई डॉक्टर था, वो उसने बीमारी का इलाज बना लिया था, लेकिन वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, तो हिंज ने मजबूरी में आकर के चोरी कर लिया। तो हिंज को भी पता था कि समाज ने ये कानून बनाया हुआ है कि चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, समाज के कानून की व्यवस्था के अनुसार वो गलत है। बावजूद इसके उसने समाज के कानून के ऊपर जाकर के उसने चोरी किया। क्यों? क्योंकि उसे वो लगा, उस समय ये लगा कि उस समय मेरी पत्नी का जान बचाना ज्यादा नैतिकता है चोरी करने से। यानी कि अगर चोरी करने से किसी की जान बच जाती है तो उसे अनैतिक नहीं बल्कि नैतिक कार्य कहा जाएगा। यानी कि समाज के कानून से ऊपर उठ करके वो अपनी नैतिकता खुद तय कर रहा था। इसे हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, तो ये पहला चरण होता है जिसमें बच्चे के अंदर बिल्कुल नैतिकता नहीं होती अभी इस समय। पूर्व पारंपरिक अवस्था में पहला स्टेज है ये। इसमें क्या होता है कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे कि आप अपने घर में मान लीजिए 2 छोटे बच्चे हैं जिसमें अभी नैतिकता नहीं है, 2 से 3 साल के बच्चे हैं, तो 10 टॉफी लेकर के आइए, एक बच्चे को दे दीजिए और बोलिए कि दूसरे बच्चे को आधा टॉफी दे दे। वो नहीं देगा, उसे लगता है कि सारी टॉफी मेरे लिए ही है। लेकिन आप 2-4 बार 10 बार बोलेंगे, जब उसको ये एहसास हो जाएगा कि अब मुझे मेरी पिटाई हो सकती है या फिर मुझे डांट पड़ सकती है, तो कुछ टॉफी निकाल करके वो अपने छोटे भाई को देगा। वो किस वजह से दे रहा है? उसके अंदर दंड यानी सजा पाने की डर की वजह से उसके अंदर आज्ञा पालन आया, यानी नैतिकता आई। तो ये होता है पहला स्टेज। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास तो आप जानते हैं, जैसे कि आप ही के हम उम्र कोई बच्चा है जो कि आप ही के मोहल्ले में रहता है और आपका रिजल्ट एक साथ आया, तो अगर वो आपसे ज्यादा नंबर पाया तो आपके माता पिता के द्वारा बार बार उदाहरण दिए जाते होंगे समाज के द्वारा, देखो शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा नंबर पाया, तुम कितना कम नंबर पाए हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार यही चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। हमें यह लगता है कि वो जो अगला बंदा है जो अच्छा नंबर पाया है उसको समाज से बहुत ज्यादा स्वीकृति मिली है, समाज उसकी वाहवाही कर रहा है, तो क्यों ना हम भी उसकी कॉपी करने लगे और हम भी समाज से स्वीकृति पाएंगे, वाहवाही पाएंगे। तो यानी कि समाज से स्वीकृति पाने के लिए हम उस लड़के का कॉपी करने लगते हैं, उसे हम लोग अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ये मानता है कि समाज के द्वारा जो कानून बना दिया गया है वो बदला ही नहीं जा सकता, वही सर्वोपरि है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे यह पूछा गया था कि व्यक्ति जो है वो अपने स्तर पर निर्णय यानी अपनी नैतिकता खुद तय कर रहा है। तो ये होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। विकल्प नंबर 4 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने लगभग 8 प्रकार के बुद्धि के प्रकार बताए थे। मैं लगभग वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। कहीं पर आपको 6 मिलेगा, कहीं पर 8 मिलेगा, इसलिए मैं लगभग 8 बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, बुद्धिमत्ता में एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इनके द्वारा एकल नहीं बल्कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था, तो ये गलत हो गया। सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं दिया था। 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया था, तो 12 नहीं लगभग 8 के बराबर था, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरा सोच की आलोचना की। इन्होंने यह माना था कि बुद्धि एक प्रकार की विशिष्ट
गुण नहीं है, वो विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के एक तरीके से संयोजन से बना हुआ है, यानी विभिन्न प्रकार के बुद्धि हमारे मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर एक ही यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे कब अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है, जब एक रूपी और संरचित पाठ्यचर्या का पालन किया जाए। एक रूपी यानी कि बिल्कुल रिजिड, यानी कि जिस तरीके से मानक समझ लीजिए आप कि एक ही तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो ये निगेटिव हो गया ना, क्योंकि बच्चा अगर एक विधि से नहीं सीख पा रहा है तो एज ए टीचर हमें अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करना होगा, तभी बच्चा कंफर्टेबली सीख पाएगा। और हम लोग एक ही विधि पर रटे हुए हैं कि नहीं हम इसी विधि से पढ़ाएंगे, तो ये निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जब उन्हें रट कर याद रखने के लिए आधार पर आंका जाए, रटना याद करना ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, गैर संदर्भित यानी कि बच्चे का जो परिवेश है वो उसका रिफरेंस हो गया, वो उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया, उसी से जोड़ करके एनसीएफ 2005 पढ़ाने की बात करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उसी से जोड़ करके पढ़ाने की बात करता है। क्योंकि बच्चे का पूर्व अनुभव क्या होगा, बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या होगा, जो उसने परिवेश में देखा है, और आप उसके परिवेश से जोड़कर बता ही नहीं रहे, गैर संदर्भित बता रहे हैं, यानी उसके पूर्व ज्ञान से आप नए ज्ञान को जोड़ ही नहीं रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा घर की भाषा हो, यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये पैरवी करता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। प्रगतिशील कक्षा यानी सीधे तौर पर संरचनावादी कक्षा की बात की जाती है, तो कहा जा रहा है कि निष्क्रिय प्राणी है जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत है, तो यह विकल्प निगेटिव है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चे सक्रिय होते हैं ना कि निष्क्रिय होते हैं, यह विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ता जो होते हैं वो असभ्य प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चा जब पहली बार विद्यालय जा रहा है तो अपने समाज के संपर्क में आने की वजह से वो सभ्य रहता है, उसे असभ्य के प्राणी के तौर पर नहीं देखा जाता है, यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, पूर्णतः पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, बिल्कुल निगेटिव हो गया। ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि निर्देश के लिए टोटली टीचर पर ये डिपेंडेंट है, यानी कि बच्चे को बिल्कुल निष्क्रिय माना जा रहा है, तो इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा स्वतंत्र होते हैं और उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है, यह विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा में, जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर है चीजों को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में। सामाजिक रचनावादी यानी सीधे तौर पर आपको लेव वाइगोत्स्की को याद करना है, और लेव वाइगोत्स्की सहयोगात्मक शिक्षण की बात करते थे, यानी कि पारस्परिक एक दूसरे का सहयोग करते हुए शिक्षण की बात करते थे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, कहा जा रहा है कि बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं, तो यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की संरचनावाद से जुड़े थे और संरचनावाद बच्चों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखने की पैरवी करता है, विकल्प निगेटिव हो गया निष्क्रिय की वजह से। दूसरा देखिए, संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी विकल्प होते हैं विकल्प निगेटिव हो जाते हैं, हमारा उत्तर नहीं होगा इन शब्दों की वजह से, क्योंकि ये सभी निगेटिव वर्ड्स माने जाते हैं। चौथा देखिए, मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है, यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि रचनावाद और संरचनावाद दोनों का समर्थन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है और वो ये मानती है कि बच्चे का जो मूल्यांकन होगा वो उसके अधिगम प्रक्रिया का भाग होगा, इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है, यानी बच्चा कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसकी गतिविधि से मूल्यांकन को अलग नहीं किया जा सकता। और ये विकल्प, चौथा विकल्प कह रहा है कि मूल्यांकन और अधिगम अलग अलग प्रक्रिया बताया गया था, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे गतिविधि करके सीखेंगे, और अगर किसी दूसरे ग्रुप में बच्चे को डाला गया तो जाहिर सी बात है बैठने की व्यवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तभी तो दूसरे ग्रुप में बच्चा जाएगा, यानी गतिविधि के अनुसार जिस जैसी एक्टिविटी है उस हिसाब से बैठने की व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में। जेंडर रूढ़िवादिता होता क्या है, देखिए, समाज के द्वारा जो लिंग के आधार पर हमारे ऊपर अपने विचार जबरदस्ती थोपे गए हैं कि लड़की है तो वो घर का चूल्हा चौका ही संभालेगी और लड़का है तो बाहर जाकर के आजीविका का साधन जुटाएगा। ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है,
ये समाज ने हमारे ऊपर थोपा है कि लड़की है तो वो घर में रहेगी और लड़का है तो बाहर का काम करेगा। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इस जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए विकल्प सही नहीं है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना। यहां पर सही नहीं है कहने का मतलब कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि उसको चुनौती नहीं देगा या फिर उसका विरोध नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि उस पर चर्चा करना, यानी कि जेंडर जो कि समाज के द्वारा जो विचार है सामाजिक संरचना के बारे में, उस पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे कि नहीं, लड़कियां हैं तो वो भी पढ़ लिख करके किसी प्रतिष्ठित संस्थान में सर्विस कर सकती है। आज देखेंगे आप बहुत सारी लड़कियां नासा में साइंटिस्ट हैं, इसरो में साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ये नहीं माना जा सकता, समाज के द्वारा जो विचार थोपे गए वो सही नहीं माना जा सकता। लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम घर का ही काम करोगे और तुम बाहर जाकर के काम करोगे। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना। गैर लिंगवादी यानी कि देखिए समाज ने जो लिंग के आधार पर तय किया है कि लड़कियां हैं तो घर का चूल्हा चौका संभालेंगी, तो आप उसके विपरीत गैर लिंगवादी यानी कि आप इस प्रकार से समाज से उदाहरण दे सकते हैं कि देखिए कितने ऐसे शेफ हैं जो कि मेल शेफ हैं और पूरे दुनिया में फेमस हैं, जैसे कि संजीव नाम से कोई शेफ है जो कि खाना बनाने का काम करते हैं और उसी से उनको प्रसिद्धि मिली है। अगर सामाजिक रूढ़िवादी विचार को वो फॉलो करते हैं कि नहीं लड़कियां ही केवल खाना बना सकती हैं, तो वो आज इतना प्रसिद्धि पाए भी नहीं रहते हैं। इस प्रकार से आप समाज से उदाहरण लेकर के प्रस्तुत कर सकते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि कोई भी लिंग के आधार पर जो प्रोफेशन होता है वो तय नहीं होता है, ये समाज ने हमारे ऊपर थोपा है। तो ये विकल्प कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना। यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जब आप पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के कैरेक्टर्स के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो रूढ़िबद्ध विचार है उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगी। इस वजह से यह पॉजिटिव था, लेकिन चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव पूछा गया था तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप लिंग के आधार पर लड़कियों को भाषा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और लिंग के आधार पर लड़कों को गणित और विज्ञान लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि विज्ञान और गणित जो है वो कठिन है, इसलिए लड़के पढ़ेंगे और लड़कियां जो है वो आसान भाषा यानी कि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को पढ़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है और इसलिए ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको संबोधित करने के लिए सही नहीं है, निगेटिव सेंस में है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए। देखिए प्रत्येक बच्चा दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है, तो इन डिफरेंसेज को टैकल करने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए एज ए स्कूल मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवणबाधित है, तो कैसे विभिन्नता को आप हटा पाएंगे? वो प्राकृतिक तौर पर उस विकार से जूझ रहा है, तो वो नेचुरली है, वो उसे हम लोग हटा नहीं सकते चाह कर भी। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तीसरा देखिए, सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि अगर आप बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अनदेखा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट यह है कि अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी ही होगी। कोई बच्चा श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकता, तो आप मौखिक तरीके से उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। उसको कुछ विजुअल क्लिप्स, कुछ साइन लैंग्वेज दिखाना होगा, तभी बच्चा इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएगा। इस वजह से आप उसको अनदेखा कर ही नहीं सकते। तो यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों, देखिए व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, और जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए विजुअल क्लिप्स की कुछ आवश्यकता होगी, कुछ साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जो शिक्षा की योजना बनाई जाएगी तो सभी बच्चे कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करेंगे और अधिगम को सार्थक तौर पर कर पाएंगे। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है। समालोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा इनहेंस करेगा बच्चों में, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करने के लिए वो वाला प्रश्न एप्रोप्रिएट होता है जिसमें बच्चे को खुद के मौलिक विचारों को सोचने का मौका मिले। जैसे कि एक मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि भारत की राजधानी क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतवर्ष की राजधानी क्या है, तो प्रत्येक बच्चा का उत्तर एक ही आएगा। तो एक ऐसा प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर संभव है, तो उसे
बंद सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं, और ऐसे जो प्रश्न होते हैं, जो बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं, उससे बच्चा क्रिटिकली सोच नहीं पाएगा, क्योंकि हो सकता है बचपन से वो चीजें रट रहा है कि भारतवर्ष की राजधानी क्या है। लेकिन अगर मैं दूसरा प्रश्न ये पूछूं कि भारत की गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चे का अपने मौलिक विचार के हिसाब से अलग अलग उत्तर आने की संभावना है। तो एक ऐसा प्रश्न जिसके अलग अलग उत्तर आने की संभावना होती है अपने बच्चे के मौलिक विचार के हिसाब से, तो उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं, और इसमें ही बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिलता है। तो जो प्रश्न खुले सिरे वाला होगा वही समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या क्या है? तो ये तो बिल्कुल फिक्स है, ये तो फिक्स है ना कि भारत की क्षेत्रफल कितनी है और जनसंख्या क्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी जनसंख्या होगी उसके अनुसार बच्चा बता देगा। यानी कि यहां पर अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा है, हम अपने मौलिक विचारों का यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डेटा फिक्स है। इस वजह से ये बंद सिरे वाला प्रश्न था। यहां देखिए गणना करने की बात की जा रही है, तो इसका भी उत्तर फिक्स है, ये भी बंद सिरे वाला प्रश्न है। पादप कोशिका का चित्र बनाइए, ये भी चित्र फिक्स है, ये भी बंद सिरे वाला प्रश्न है। लेकिन अगर मैं विकल्प नंबर 2 की बात करता हूं, अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाइए, तो प्रत्येक बच्चा अपने अपने मौलिक विचार के हिसाब से इसका उत्तर अलग अलग बताने की क्षमता रखता है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। यह खुले सिरे वाला प्रश्न है, इसी वजह से इसी में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है? बाधक यानी निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि समावेशी को रोकेगा। समावेशी कक्षा क्या होता है? बिना योग्यता के भेदभाव के, यानी बिना योग्यता को आधार बना करके किसी से भी भेदभाव ना किया जाए, सबको एक साथ लेकर के कक्षा में चला जाए, उसे ही हम लोग समावेशी कक्षा बोलते हैं। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला विकल्प दिया गया है समता का सिद्धांत, यानी सबको एक नजरिए से देखा जा रहा है, सबकी सहभागिता ली जा रही है, सबको समान अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि बिना योग्यता के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं की जा रही है, तो ये समावेशी कक्षा में बाधक नहीं है, यानी सपोर्ट करेगा समावेशी कक्षा को। समानुभूति की संस्कृति, यानी सबको समान नजरिए से देखा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अगम्य इमारतें, अगम्य को अंग्रेजी में इनएक्सेसिबल बोलते हैं। इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि पैर से दिव्यांग है, यानी कि चल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जो इमारत होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे कि अब जब बच्चा मूवमेंट नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है व्हील चेयर पर मूव कर रहा होगा, तो अगर उसको ऊपर वाली कक्षा ना देकर के उसको ग्राउंड फ्लोर पर कक्षा दी जाए, और ग्राउंड फ्लोर पर भी बच्चे को इस प्रकार की सीढ़ी से ऊपर ना जाना पड़े, उसके लिए कुछ इस प्रकार का एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि वो व्हील चेयर इस स्लोप वाली सीढ़ी पर मूव करके चढ़ा पाए। यानी कि अगर अगम्य इमारतें होंगी, यानी कि इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग होगा, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे को दिक्कत महसूस करेगा जो पैर से विकलांग था, यानी ये समावेशी कक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर 3 ही निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा के विचारधारा के खिलाफ जाता है? खिलाफ जाता है यानी कि निगेटिव सेंस में कौन सा है समावेशी कक्षा के? तो फिर से समावेशी कक्षा के बारे में पूछा गया है, यानी कि वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें किसी भी योग्यता के आधार पर भेदभाव की बात की जा रही होगी। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया है, विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। विविधता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है, तो इसके प्रति सकारात्मक विचार, सकारात्मक तौर पर रिएक्ट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में है, और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, अधिगमकर्ताओं की आवाज को महत्व देना, यानी कि सबको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सबको समान नजरिए से देखा जा रहा है, तो यह भी विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना। सांस्कृतिक रूप से समावेशी मतलब कि सबकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सबकी संस्कृति को कक्षा में जगह देने की बात की जा रही है, तो ये तो सबको साथ लेकर के चलने की बात हो गई ना, यानी पॉजिटिव सेंस में। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ताओं से ही उच्च उम्मीदें रखना। यहां पर देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी आपको केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ही, सिर्फ ये जितने भी वर्ड दिख जाए वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं और निगेटिव बना देते हैं, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया इसलिए यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, यानी कि आप बच्चे की योग्यता के आधार पर उसके से भेदभाव कर रहे हैं। जो कमजोर बच्चा है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये योग्यता के आधार पर भेदभाव समावेशी में बाधक होता है, यानी उसके विचारधारा के खिलाफ होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया
में कठिनाई से जुड़ी है। सामाजिक तौर पर अंतःक्रिया में कठिनाई यानी कि बच्चा जो है वो दूसरे से सामाजिक तौर पर इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, बातचीत नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो यानी बच्चा खुद में लीन होगा, यानी कि जो बहुत शाई टाइप के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, जो कि दूसरे से बातचीत करने में उनमें बहुत हिचक होती है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे से इंटरेक्शन करने में उनको परेशानी महसूस होती है, और इसे ही हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया दिव्यांगता बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये स्वालीनता होता है, यानी कि अपने में ही खोए रहना। ठीक है, वो ज़्यादा दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि गतिक दिव्यांगता, यानी कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर स्वलीन नहीं है, दूसरों से बातचीत करने में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर अंतःक्रिया कर पाएगा। केवल पैर में ही अक्षमता है ना कि वो गति नहीं कर सकता है, बाकी सभी बातचीत तो वो कर ही पाएगा। वाचन वैफल्य को हम लोग डिसलेक्सिया के बोलते हैं, यानी पढ़ने में अक्षमता कहा जाता है इसे। तो पढ़ना और इंटरेक्शन करना दोनों अलग क्रिया है, तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा। नेत्रहीनता, भले ही आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, दूसरे से इंटरेक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी कि नेत्र से अंतःक्रिया का कोई भी रिलेशन नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, स्वलीनता एक ऐसा दिव्यांगता है जिसके वजह से सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई महसूस होती है। विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगी, यानी ऐसे बच्चे जो कि सुन नहीं सकते हैं उनका सफल समावेशन करने में कौन सा बाधा होगा, यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है अब उसको थोड़ा सा आप ज्यादा समय दे रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके, किसी भी माध्यम से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे और उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव है और बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, यानी ये तो पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथानकों का इस्तेमाल करना। देखिए यहां पर चलचित्र यानी वीडियो की बात की जा रही है और इंफॉर्मेशन यानी घोषणा की बात की जा रही है, उसके लिए शीर्षक और कथानक। शीर्षक और कथानक क्या होता है, आप लोग YouTube पर कई वीडियोस देखते होंगे, तो उसमें मान लीजिए हिंदी में लैंग्वेज में वीडियो है तो इंग्लिश में कुछ सब टाइटल लिख करके आते हैं। तो भले ही मैं वीडियो देख करके सुन नहीं पा रहा हूं लेकिन सब टाइटल को पढ़ तो सकता हूं, यानी कि बच्चा श्रवण बाधित है जो सुन नहीं पा रहा है वीडियो को, लेकिन सब टाइटल को पढ़ करके उसका अर्थ समझ सकता है, तो यह भी पॉजिटिव हो गया श्रवण बाधित बच्चे के लिए। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना। जाहिर सी बात है बच्चा सुन नहीं सकता है, लेकिन जो श्रवण बाधित है ध्यान से देखिएगा, वो उनकी जो नजर होती है आपके होठों पर होती है, वो आपके द्वारा बोले जा रहे शब्दों में आपके होठों का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है उसको वो लोग पढ़ रहे होते हैं और उस तरीके से वो शब्दों को धीरे धीरे पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्प करेगा जो श्रवण बाधित है, उनको होठों को पढ़ने में, होठों को पढ़ करके वो कहीं ना कहीं शब्दों को पहचान पा रहे होंगे, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। व्याख्यान उपागम क्या होता है, जिसमें बच्चे को व्याख्या दी जाती है। अब यहां पर क्या होगा, बच्चे को मौखिक तरीके से व्याख्या दी जा रही है तो बच्चा तो सुन ही नहीं पाएगा क्योंकि वो श्रवण बाधित है, तो कहीं ना कहीं ये इसके समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा निगेटिव सेंस में, और चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना, तो ये तो बिल्कुल सही है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही ये होता है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे सक्रिय सहभागिता के माध्यम से, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्वतंत्र बच्चों को छोड़ना चाहिए, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। स्वनिर्देशित यानी बच्चे खुद से ही स्वनिर्देशित है, यानी कि वो आपके निर्देश के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं या फिर आप पर निर्भर नहीं है, वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट है चीजों को सीखने के बारे में, करके सीखने के बारे में, गतिविधियों के बारे में, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना, यानी कि एक तरीके से बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट और उनको कुछ सीखने वाली यानी उन्नत पूरक पाठ्य सामग्रियों का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, यानी कि यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। अब यहां पर यह निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, देखिए, एक समान लक्ष्य कभी भी निर्धारित हो ही नहीं सकता एक कक्षा में, क्योंकि कक्षा समावेशी कक्षा है जिसमें बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है, बहुत कमजोर बालक भी है। तो बहुत जो प्रतिभाशाली बालक है उसका लक्ष्य क्या है कि उसे और चुनौतीपूर्ण वाला कार्य दिया जाए, और जो बहुत कमजोर बालक है उसका लक्ष्य क्या है कि जितना कम से कम एवरेज वो
कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उतना ही सीख ले, वही उसके लिए बहुत है। तो अब आप उसको उस बहुत प्रतिभाशाली वाले बच्चे के समान उतना चुनौतीपूर्ण वाला कार्य नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा अभी सीखने में ही दिक्कत महसूस कर रहा है, यानी कि उसको पहले सीखने में कंफर्टेबल बनाना होगा। अगर आप चुनौतीपूर्ण वाला कार्य दे देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेस हो जाएगा और निगेटिव इमोशंस की वजह से उसका अधिगम निगेटिव तौर पर प्रभावित हो रहा होगा, क्योंकि बच्चे के मन में डर बैठ जाएगा, और डर क्या है? निगेटिव इमोशन है, और बच्चे का जो संवेग होता है वो उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। अगर निगेटिव इमोशन है तो निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा, अगर पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिव तौर पर प्रभावित करेगा। बच्चा डरेगा यानी कि उसका संज्ञान भी निगेटिव तौर पर इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कहना कि सबके लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना ये निगेटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो कुछ भी कक्षा में बच्चा सीख रहा है उसका दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, जितना ज़्यादा वो उपयोग करेगा उतना ही उसका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। जितना ही ज़्यादा अधिगम को लागू करेगा उतना ही वो सार्थक तौर पर सीख पाएगा, जो विद्यालय में सीखा है उसको सही तरीके से लागू कर पाएगा। तो यानी ये पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। दूसरा दिया गया, सीखे गए संप्रत्ययों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि बच्चे को एक प्रमेय पढ़ाया गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये बच्चे ने एक नियम पढ़ा, एक संप्रत्यय पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब किसी परिस्थिति में इसका यूज करना है, जैसे कि बच्चे को बताया गया कि ये एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण 40 अंश का है, ये कोण मान लीजिए 70 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? तो बच्चा अगर इस प्रमेय का यूज कर पा रहा है इस प्रश्न को सॉल्व करने में, तो कहीं ना कहीं ये प्रमेय बच्चा समझ चुका है, और जितना ज़्यादा यूज करेगा वो इस संप्रत्यय, इस प्रमेय के बारे में उसकी जो समझ है वो और ज़्यादा गहरा होगी और दीर्घकालीन तक रहेगी, यानी लंबे समय तक वो इन चीज़ों को एक तरीके से समझ करके रख पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आर भी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर एक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? यानी संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाना चाहती है, उस सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण, यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा है, तो ये विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों हमारा उत्तर नहीं होगा? क्योंकि हमसे बचने के लिए बोला गया है, निगेटिव सेंस वाला बोला गया है। तीसरा देखिए, उत्तरों का सहज अनुमान, ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसको फिर से पढ़ाना, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, ये निगेटिव है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे की त्रुटियों को हम लोग खारिज कर देना, इग्नोर कर देना है, तो बच्चा उस गलती को भविष्य में भी दोहराने की संभावना रखेगा, यानी बार बार वो गलती दोहरा सकता है भविष्य में। तो जब तक हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर चर्चा विमर्श नहीं करेंगे, बच्चे के फीडबैक में नहीं लाएंगे कि आपने ये गलती की है या फिर आपका ये मिसकॉन्सेप्शन है, तब तक वो बच्चा भविष्य में इस प्रकार की गलती बार बार दोहराएगा। इसलिए इसे खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर चर्चा करना चाहिए। विकल्प नंबर 1 निगेटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। अरुचि यानी कि जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ना ले, यानी कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उससे बच्चा असफल होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? इसे सबसे ज़्यादा तरीके से तब कम किया जा सकता है जब बच्चे को अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न कराया जाए। यानी बच्चा जब इंटरेस्ट लेने लगेगा तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा अधिगम के लिए, और वो सफल होने लगेगा। यानी बच्चे में रुचि पैदा करना है एनी हाउ। चलिए, वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जो कि बच्चे की रुचि की बात करेगा। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। उनके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि बच्चे की जो समझ है, दैनिक जीवन में कार्यों को करने की जो समझ है, उसे हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो ये तो निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना। अबोधगम्य, देखिए बोधगम्य का मतलब होता है कि बच्चों की समझ में आए, और अबोधगम्य यानी कि बच्चों के समझ से परे कहा जा रहा है, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए उन्हें अनुबंधित करना। अनुबंधित का मतलब कि किसी न किसी एक स्टिमुलस की बात की जा रही है, उससे उसको जोड़ने की बात की जा रही है। तो आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जो कि यह मानता है कि बच्चे खुद करके सीखते हैं, इसके लिए किसी स्टिमुलस या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थी को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। अब हम
कोई चीज क्यों सीख रहे हैं, उसका प्रासंगिकता यानी दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है, अगर हम लोग उसका रेफरेंस लेते हुए, बच्चे के दैनिक जीवन का रेफरेंस लेते हुए और उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये सभी चीजें बताएंगे, तो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन से जुड़ाव के वजह से वो उस चीज में रुचि लेने लगेगा, और जितना ज्यादा रुचि लेगा उतना वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा चीजों को सीखने में, और धीरे धीरे वो विफलता से सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। यानी रुचि जो उसका मेन कारण था कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इस वाले ऑप्शन से उसके अंदर इंटरेस्ट जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो इंटरनली मोटिवेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक होता है जब, यानी कि सीखना कब और अर्थपूर्ण तरीके से होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, तो ये तो नेगेटिव है। एनसीएफ 2005 बच्चों के अनुभव को पूर्व ज्ञान को आधार बना करके आगे की नई शिक्षा, नई ज्ञान देने की बात करता है, तो ये तो विकल्प उससे उसको इग्नोर करने की बात कर रहा था, उसको संबंधित ना करने की बात कर रहा था, इस वजह से नेगेटिव हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है, तो निष्क्रिय नकल निगेटिव हो गया, क्योंकि सक्रिय भागीदारी आज संरचनावाद मानता है, तो ऑप्शन नंबर 2 निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती है। उत्तेजना को हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, यानी उद्दीपक बोलते हैं, और उससे रिलेट की जा रही है बच्चे की एक तरीके से जो उसका रिस्पॉन्स है। तो देखिए, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये व्यवहारवादी मानते थे, आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि बच्चा खुद से जिज्ञासु है चीज़ों के बारे में जानने के संदर्भ में, इसको कोई भी बाहर से स्टिमुलस देने की आवश्यकता नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, इनाम, ये सभी चीज़ें स्टिमुलस के तौर पर काम करती हैं, यानी बच्चे को कुछ उत्तेजना दी जा रही है और उसके बदौलत बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, ये कहा जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जब बच्चा सक्रिय होगा अर्थ निर्माण करने के लिए, तब उसका अधिगम जो होगा वो प्रभावशाली होगा। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। प्रक्रियात्मक यानी कि प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस की बात की जा रही है। प्रोसीजरल नॉलेज का कौन सा उदाहरण है, यानी कि कौन सा चरण दर चरण आएगा। ठीक है, कौन सा उदाहरण है जो कि चरण दर चरण की बात करेगा, स्टेप बाय स्टेप की बात करेगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बताइए। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चा उसका फॉर्मूला भी पढ़ा है और उसका परिभाषा भी पढ़ा है, तो वो आसानी से बता लेगा। तो यहां पर चरण दर चरण की बात नहीं आएगी, हमारा उत्तर नहीं होगा। भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए, तो जो भी खाना बच्चे ने खाया होगा उसमें क्या क्या डाला गया है जिससे वो भोजन बना है, उसके बारे में बता सकता है। इसमें कोई भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है। साइकिल कैसे चलाई जाती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि पहले बच्चा स्टैंड हटाएगा, उसके बाद से सीट पर बैठेगा, और अगर पैर नहीं पहुंच रहा है तो लंगड़ी जिस प्रकार से पहले हम लोग चलाते थे बचपन में, उस प्रकार से साइकिल को थोड़ा सा दौड़ाएगा, पैडल पर पैर रखेगा, फिर पैर को ऊपर से फेंक करके साइकिल पर बैठेगा, फिर चलाएगा। और अगर पैर उसका नीचे पहुंच जा रहा है तो सबसे पहले वो स्टैंड हटाता है, फिर साइकिल पर सीट पर बैठता है, उसके बाद से पैडल पर पैर रखता है और अपने आंखों को स्ट्रेट आगे की तरफ देखता है, और उसके बाद से पैडल मार करके हैंडल सपोर्ट देते हुए वो आगे बढ़ता है। तो ये चरण दर चरण प्रक्रिया है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है, प्रोसीजरल नॉलेज है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है। सबसे पहले अधिसंज्ञान क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अधिसंज्ञान को इंग्लिश में मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, यानी बच्चा जो कुछ भी सोच रहा है अपने सोच के बारे में ही सोचना, यानी कि अपने विचारों को, अपने सोच को नियमित करना, कंट्रोल करना, उसके बारे में थिंकिंग करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, यही मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान होता है, यानी बच्चे के खुद के विचार से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि संज्ञान सोच के बारे में सोच है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे का जो कुछ भी थिंकिंग है उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करना, यही होता है अधिसंज्ञान, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे का जो समझ है, बच्चे की जो सोच है, वही तो उसका संज्ञान है, और जो कुछ भी वो सीख रहा है वो उसका अधिगम हो गया। अब उसको कंट्रोल करेगा कौन, अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन, यानी कि जो उसका सोच था, जो उसका विचार था, उसी को तो मेटाकॉग्निशन कंट्रोल करता है, और जो सोच और विचार है वही तो संज्ञान है। तो ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पहला देखिए, अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने पर मदद करता है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, तो ये विकल्प निगेटिव है, ये निचले क्रम का नहीं, ये उच्च क्रम का ज्ञान माना जाता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर निगेटिव, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है। बाधा यानी कि फिर से निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालेगा, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, यानी कि जो भी रिजल्ट तक पहुंचा गया उसको भी संदेह की नजर से, आशंका की नजर से देखना चाहिए कि ये सही है अथवा नहीं, यानी कि उसको भी क्रॉस वेरीफाई करने की बात की जा रही है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना। हम जिस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं वो सही रिजल्ट है या नहीं, ये तो क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। तो ये समस्या समाधान से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, तभी तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी पहले प्रश्नों को समझना, उसको परिभाषित करते हुए समझना और समझ करके रिप्रेजेंट करके प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न को सॉल्व करने में सपोर्ट करेगा। पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। कई संभावित संसाधनों की खोज, समाधानों की खोज, समाधान यानी कि अल्टरनेट प्रोसेस की बात की जा रही है, अल्टरनेट समाधान यानी कि समस्या को सॉल्व करने के अलग अलग विधियों की बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, क्रिएटिव हो गया कि एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से बच्चा कर पा रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। स्थिरता यानी कि हम लोग बिल्कुल रिजिड बने हुए, फिक्स्ड है कि हम लोग इसी विधि का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए उस विधि से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो हमें चाहिए ये कि हम दूसरे विधि का प्रयोग करें, क्यों उस पर अड़े रहेंगे। लेकिन ये विकल्प कह रहा है कि नहीं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है तब भी हम उसी विधि पर अड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं समस्या का समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी। और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैकल्पिक अवधारणा को अंग्रेजी में अल्टरनेट कॉन्सेप्ट बोलते हैं या फिर आप इसको मिसकॉन्सेप्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमसे पूछा ये जा रहा है कि अल्टरनेट कॉन्सेप्ट या फिर मिसकॉन्सेप्शन के बारे में कौन सा सही है, पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। चौथा विकल्प देखिए, वैकल्पिक धारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती हैं जिनमें तंत्रिका संबंधी कमी होती है। केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी विकल्प होते हैं वो हमेशा विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, जितने भी शब्द होते हैं। तो ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, वैकल्पिक धारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती है। देखिए मैं बार बार कह चुका हूं कि भी, ही, ये सभी वर्ड को निगेटिव कर देती हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं दर्शाती यानी बिल्कुल ही कहा जा रहा है कि अगर बच्चे ने अल्टरनेट प्रोसेस बनाया हुआ है या फिर मिसकॉन्सेप्शन अपने मन में बनाया हुआ है तो ये संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में कुछ नहीं दर्शाती है। तो ये तो गलत हो गया ना। अगर बच्चा अल्टरनेट कुछ कॉन्सेप्ट बना लिया या फिर मिसकॉन्सेप्शन बना लिया है तो ये तो क्रिएटिव बोला जाएगा ना, कि बच्चा उस चीज़ों के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर रहा है, खोज रहा है, तभी वो चीज़ों के एक तरीके से मिसकॉन्सेप्शन या फिर अल्टरनेट कॉन्सेप्ट बना पाया है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की क्रिएटिविटी को दिखाएगा। और ये विकल्प कह रहा है कि कुछ भी नहीं दर्शाती है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती हैं, हमेशा, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये सब निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हमेशा निराधार होती हैं और शिक्षकों को उन्हें अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। एक ही विकल्प बचा, वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक होती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक प्रश्न है बच्चे को सॉल्व करने के लिए, और अगर बच्चा अल्टरनेट प्रोसेस निकाल पा रहा है, अल्टरनेट विधि खोज पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समस्या को सॉल्व करने में जो सीखने की क्षमता है और जो अवधारणा है उसके बीच एक तरीके से मीडिएटर का काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। देखिए जो इमोशंस होते हैं, अगर पॉजिटिव इमोशन है तो वो अधिगम को पॉजिटिव तौर पर इंपैक्ट डालेगा, और अगर निगेटिव इमोशन है तो निगेटिव तौर पर इंपैक्ट डालता है। तो वो वाला उत्तर हमारा सही होगा जिसमें निगेटिव इमोशन की बात की जाएगी। दिए गए विकल्प में देखिए, जिज्ञासा, आनंद और गौरव, ये तीनों तो पॉजिटिव इमोशन है, यानी ये जो अधिगम है उसको पॉजिटिव तौर पर इंपैक्ट करेंगे। हमसे पूछा गया था नकारात्मक तौर पर कौन प्रभावित करेगा, तो निराशा जो है वो निगेटिव इमोशन है, और चूंकि निगेटिव है इसलिए जो अधिगम है, लर्निंग है, उसको भी निगेटिव तौर पर, नकारात्मक तौर पर प्रभावित करेगा। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कार्य की सफलता या फिर विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकती है। कहा जा रहा है कि सफलता और असफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयास में गिरावट का कारण बन सकती है। तो अगर हम लोग
जो भी असफल हो रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर निगेटिव इमोशन जनरेट करेगा और बच्चे का रुचि खत्म होगा अधिगम के प्रति। अगर हम अपने असफलता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके वजह से वो प्रयास भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जब रुचि खत्म हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो प्रयास भी नहीं करेगा सीखने के लिए, यानी प्रयासों में गिरावट आएगी। गैर नियंत्रणीय और किस प्रकार का प्रॉब्लम, स्थिर प्रॉब्लम, यानी कि जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। यानी कि बच्चा अगर असफल है तो वो स्थिर बनी हुई है वो समस्या, असफल बार बार असफल हो रहा है। अगर सफल हो जाता तब ये अस्थिर बोली जाती, लेकिन ये स्थिर है कि जो कंडीशन थी उसकी असफल है वहीं बार बार असफल हो रहा है और इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, तभी वो डीमोटिवेट होकर के प्रयास भी नहीं करेगा, यानी प्रयासों में गिरावट आएगी। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।